हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस करंट अफेयर्स वार्षिकी हम लोग ध्येय आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन परफेक्ट 7 से हम लोग कवर करने वाले हैं और टू द पॉइंट नोट के साथ मैगजीन में कवर किया गया है। विषय सूची आप यहां पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण है, आर्थिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी है, विविध है और यूपी स्पेशल है। तो अभी तक हम लोगों ने यूपी स्पेशल पहले कवर कर लिया है। पूरा एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करते चलेंगे पूरा टॉपिक वाइज, तो 7 वीडियो में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज की इस वीडियो हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। पेज नंबर 40 से लेकर 30 यानी कि टोटल 27 पेज होंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, इस तरह पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो के रूप में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। तो आइए पहला देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय मुद्दे। पहला यहाँ पर तथ्य दिया है, जल जन अभियान। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया है। कहां से? राजस्थान के सिरोही जिले से। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय देश भर में 5000 से अधिक जल निकायों के संरक्षण तथा नए जल निकायों का निर्माण करने के लिए 8 महीने का जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। कौन सा संस्थान है राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान प्लस जल शक्ति मंत्रालय। पूरे देश में 5000 से अधिक जल निकायों के संरक्षण और नए जल निकायों के निर्माण के लिए 8 महीने का जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जल जन अभियान कहाँ से शुरुआत हुई है? तो शुभारंभ जो किया गया है वह राजस्थान की सिरोही जिले से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करके 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच समझौता। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक्सीडेंटेड रियलिटी और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर सहयोग के लिए फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी के आधार पर बनाया जाएगा। तो भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक्सटेंडेड रियलिटी और अन्य प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर सहयोग के लिए फरवरी में किन बीच समझौता हुआ है? तो आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच। अगला है, इंडियन ऑयल ने तीव्र तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया है। 28 दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय टीबी डिवीजन और उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ तीव्र तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IOCL यानी इंडियन ऑयल तपेदिक उन्मूलन के लिए जो है IOCL का यह प्रयास इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। यह समझौता सतत विकास का वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी वर्ष 2025 तक भारत में तपेदिक को समाप्त करने के लिए सरकार की दृष्टिकोण का हिस्सा है। यदि भारत सरकार का जो टारगेट है टीबी को भारत मुक्त बनाना है, कब तक? तो वर्ष 2025 तक, उसी का ये हिस्सा है। तो तीव्र तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए जो समझौता किया है वो है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला फैक्ट है, केंद्र सरकार की नोटबंदी नीति। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में 500 तथा 1000 रुपये के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है 4-1 बहुमत से। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, B.P. राम सुब्रमण्यम और V.B. नागरत्न की 5 जजों वाली संविधान पीठ केंद्र के फैसलों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति जताई है। अगला है विरासत। हाथ से बुनी भारत की 75 साड़ियों का उत्सव
साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कपड़ा मंत्रालय ने इस महोत्सव का आयोजन किया था। तो जो साड़ी महोत्सव रहा, यानी हाथ से बुनी भारत की 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव, तो साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण 3 से 17 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में। अगला है राइज इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को माउंट आबू राजस्थान में, कहाँ? माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से उभरते भारत का उदय विषय पर राष्ट्रीय अभियान में भाग लिया। उन्होंने सिकंदराबाद में ब्रह्म कुमारी मौन साधना केंद्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला है अखिल भारतीय जल सम्मेलन। जल शक्ति मंत्रालय ने भोपाल मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन किया। 5 और 6 जनवरी को हुए इस सम्मेलन का शीर्षक वर्ष 2047 के लिए वाटर विजन था। तो अखिल भारतीय जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को। सम्मेलन का जो शीर्षक रहा वो वर्ष 2047 के लिए वाटर विजन था। अगला है मिशन 929। इस साल की शुरुआत में हुए त्रिपुरा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। तो एग्जामिनर कभी कभी टर्म से भी खेल सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन 929 क्या है। तो यह त्रिपुरा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन रहा है, मिशन 929। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर फोकस किया गया। इसके अलावा शांतिपूर्ण चुनाव हेतु मिशन 0 पोल वायलेंस भी चलाया गया। तो मिशन 929 त्रिपुरा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था। अगला है संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की चुनाव तैनाती। संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की तैनाती। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत सूडान की संवेदनशील क्षेत्र अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी बटालियन के हिस्से के रूप में शांति सैनिकों की एक महिला टुकड़ी तैनात किया है। वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहली महिला टुकड़ी तैनात किए जाने के बाद, तो पहली बार जो महिला टुकड़ी तैनात किया गया था कहाँ? वर्ष 2007 में लाइबेरिया में। और दूसरी बात जो है ये संयुक्त राष्ट्र मिशन में है। तो इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की यह भारत की सबसे बड़ी एकल पलटन है बटालियन। पिछले साल 31 अक्टूबर तक भारत बांग्लादेश के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता था। भारत ने कुल 12 मिशनों में 55,887 सैनिक और जवान भेजे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की तैनाती जो की गई है, तो पहली बार जो महिला जो टुकड़ी तैनात किया गया था वो वर्ष 2007 में लाइबेरिया में, दूसरी बार जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस तरह का पहला सम्मेलन पिछले साल धर्मशाला में आयोजित किया गया था। तो इस बार कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। पिछली बार धर्मशाला हिमाचल प्रदेश रहा। अगला सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई। महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जीत लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई कौन सी है? तो महाराष्ट्र की है जालना जिला पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस। इन्होंने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जीता है। जालना पुलिस को क्लास ए और नागपुर पुलिस को क्लास बी के आधार पर पुरस्कार मिला है। एक पुलिस परिपत्र के अनुसार भारतीय दंड संहिता के 6100 से कम मामलों वाली पुलिस इकाइयों को श्रेणी ए में रखा गया है, जबकि 100 से अधिक IPC मामलों वाली पुलिस इकाइयों को श्रेणी बी में रखा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई श्रेणी ए में जालना जिला पुलिस है और श्रेणी बी में देखेंगे तो नागपुर सिटी पुलिस है, जिन्होंने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जीता है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 82वां
सम्मेलन 2021 के शिमला में आयोजित हुआ था। तो 82वां जो रहा है वो 2021 में पिछला जो रहा वो शिमला में आयोजित किया गया था। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो 83वां हुआ है वो कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन 11 वर्षों के बाद राजस्थान में आयोजित किया गया। इससे पहले यह सम्मेलन 2011 में राजस्थान में ही आयोजित किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां जो सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। और सबसे पहला कहाँ पर हुआ था? 1921 में शिमला में, और पिछला भी शिमला में ही रहा। तो करंट का याद रखो और पहला याद रखो, दैट्स इट। करंट का कहाँ पर? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन जयपुर में है, और पहला जो है वो शिमला में 1921 में हुआ था आयोजित। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है। भारतीय रेलवे ने भारत और नेपाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को कवर करते हुए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर चलाया है। तो कहाँ से होगा ये तीर्थ स्थल? अयोध्या से जनकपुर। और इस भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक जो ट्रेन है इसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर चलाया। यह पर्यटक ट्रेन 17 फरवरी 2023 को, कब? 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से शुरू हुई है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सांस्कृतिक संबंध तक बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से? अयोध्या से जनकपुर। श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर। कब स्टार्ट किया गया है इस ट्रेन को? तो 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। इस पर्यटक ट्रेन में अतिरिक्त आकर्षण के रूप में नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज की यात्रा भी शामिल थी। इसके अंतर्गत जनकपुर और वाराणसी के होटलों में 2 रात का विश्राम, जबकि दिन के ठहराव में अयोध्या, सीतामढ़ी और प्रयागराज की यात्रा शामिल थी। तो इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यस-20। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ देश भर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए यस-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहली यस-20 बैठक 30 और 31 जनवरी को पुदुचेरी में हुई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। यस-20 बैठक पहली बार 2017 में जर्मनी में G20 की अध्यक्षता के समय हुई थी। तो भारत में पहली जो यस-20 बैठक है वो 30 से 31 जनवरी कहाँ पर हुई है? पुदुचेरी में। और पहला जो हुआ था इसकी अध्यक्षता में हुई थी जर्मनी की अध्यक्षता में G20 पहली बार 2017। और भारत में कहाँ पर हुई है पहली यस-20? यह 30 से 31 जनवरी जो है पुदुचेरी में हुई है, जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला फैक्ट है तरंग मेल सेवा। गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और मेल वितरित करने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है। तो तरंग मेल सेवा किस लिए? तो या गुजरात में भारतीय डाक विभाग के द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और मेल वितरित करने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है। इससे सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच डाक पहुंचाने में तेजी आएगी। आगामी महीनों में से 3 से 4 टन डाक की खेप भेजी जा सकेगी। तो तरंग मेल सेवा की शुरुआत जो है वो गुजरात में भारतीय डाक विभाग के द्वारा की गई है समुद्र मार्ग से। अगला है रन फॉर लाइफ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पर्यावरण की अनुकूल जीवन शैली के विषय पर 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया। इस मैराथन का आयोजन भारत नेपाल के कूटनीतिक संबंधों और भारत की आज़ादी के 75वें साल में किया गया है। तो रन फॉर लाइफ ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जो कि भारतीय दूतावास के द्वारा जो है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के विषय पर 5 किलोमीटर का मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। अगला है वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2007 के NLUA अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट 39A विश्वविद्यालय से संबंधित समूह है और हाल ही में इसने वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। तो वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 की इसके द्वारा
प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 539 होने की उम्मीद है। 2000 में यह संख्या 490 थी। सभी अपराधों में से यौन हिंसा से संबंधित अपराधों को अधिकतम मौत की सजा मिली है। लगभग 1/3 मौत की सजा यौन हिंसा के कारण थी। जम्मू कश्मीर तथा दिल्ली की अदालतों में मौत की सजा नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड में सबसे ज़्यादा मौत की सजा सुनाई गई है। तो इसमें यूपी भी शामिल है। अगला है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में, कहां पर? बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ, बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। तो सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा बस्ती जिले में, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18 जनवरी 2023 को किया था। तो सांसद खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ? बस्ती जिले में। GSMA सरकार नेतृत्व पुरस्कार 2023। भारत को GSMA के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। MWC बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। GSMA पुरस्कार मोबाइल क्षेत्र में महान नवाचार के साथ कंपनियों, सरकारों और व्यक्तियों को प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? MWC बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। तो यह पुरस्कार किसको? भारत को GSMA के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? MWC बार्सिलोना स्पेन में। और यह पुरस्कार जो है मोबाइल क्षेत्र में महान नवाचार के साथ कंपनियां हैं, सरकार हैं और व्यक्ति को यह प्रस्तुत किए जाते हैं पुरस्कार। अगला है समुद्रयान मिशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खनिज संसाधनों जैसे गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए मत्स्य 6000 नामक कोड नेम से समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया है। वर्ष 2026 तक मिशन की पूरा होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य 1000 से 5500 मीटर गहराई में खनिजों का पता लगाना है। तो समुद्रयान जो मिशन है, मत्स्य 6000 नामक कोड नेम से समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया गया है। 2026 तक मिशन की पूरा होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है कि 1000 से लेकर के 5500 मीटर गहराई में खनिजों का पता लगाना है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। विभिन्न अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सितंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा ABDM लॉन्च किया गया था। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते का उपयोग करता है, जिसमें 14 अंकों की संख्या होती है। अगला है पट्टाया मिशन। राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए केरल सरकार की योजना है। तो पट्टाया मिशन जो है ये केरल सरकार की योजना है और यह राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से संबंधित है। यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि नकदी फसल बागानों यानी कॉफ़ी और चाय को 1969 ईस्वी में पारित केरल भूमि सुधार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। इस प्रकार भूमि सुधारों के दौरान राज्य में अधिकांश भूमि वितरित नहीं की गई थी। यही कारण है कि वर्तमान केरल सरकार पट्टाया मिशन शुरू कर रही है। तो यूपी PCS के लिए आपको बस इतना याद रखना कि पट्टाया जो मिशन है ये किस राज्य से संबंधित है और किस लिए। तो राज्य यानी केरल राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए पट्टाया मिशन जो है केरल सरकार की है। बस इतना ही आपको याद रखना। अगला है वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड है। इस अवार्ड से नमामि गंगे पहल को सम्मानित किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भारत की पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प के लिए सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड से जो है सम्मानित किसको किया गया है? नमामि गंगे पहल को। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में जो है वो शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मणिपुर संगाई महोत्सव। इस वर्ष के संगाई महोत्सव का विषय एकता का त्यौहार था। तो संगाई महोत्सव का संबंध कहाँ? मणिपुर से है। संगाई क्या है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है
जो IUCN लाल रेड सूची में जो है लुप्त प्राय श्रेणी से संबद्ध है। जलाशय में पानी की गुणवत्ता में गिरावट और फफूंदी के लगातार घटते आवाज से खतरे का सामना करता है। यह केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। यह महोत्सव 2010 में प्रारंभ हुआ था। तो संगाई महोत्सव का संबंध मणिपुर से है, इतना आपको याद रखना है। और मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में 11 नए रामसर स्थल। भारत में 11 नए रामसर स्थल। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला जो राज्य है पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब 11 नए रामसर स्थल सम्मिलित होने के साथ तमिलनाडु यहाँ पर नंबर 1 हो गया है। तो तमिलनाडु में रामसर स्थल की संख्या 14 है, जबकि यूपी में कितनी है? 10 है। तो नंबर 1 क्या है? तमिलनाडु। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है। रामसर कन्वेंशन भारत की तहत सबसे बड़ी आर्द्रभूमि सुंदरबन पश्चिम बंगाल की है। रामसर कन्वेंशन के तहत सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की है। तो सबसे बड़ी रामसर जो स्थल है, सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत में कहाँ पर है? यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है। और वहीं पर सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वह रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की है। रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर साइटों वाले देश यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर 175 और मैक्सिको 144 है। तो आप याद रखिएगा, सबसे भारत में टोटल रामसर स्थल 75 है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। अगला है विधानसभा चुनाव। गुजरात यानी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, गुजरात में 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें जीतकर भाजपा ने लगातार 7वीं बार सत्ता बरकरार रखी। 7वीं बार 156 182 में। तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 182 है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, लगातार दूसरी बार। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों की संख्या है, जहां पर कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो पंजाब में विधानसभा की कुल सीटें 117 हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें 92 जीती थी। तो आपकी पंजाब संयोजक और सांसद भगवान मान ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें? उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। और यहाँ पर जो है भाजपा पार्टी ने 47 सीटें जो है बनाई है। तो यहाँ पर दोबारा जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। बात की जाए गोवा की, तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, जिनमें से एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40, उत्तराखंड में 70 है, पंजाब में 117 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है और गुजरात में 182 सीटें हैं। तो 100 सीटों को याद रखो, कहाँ के कौन मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही साथ आपको राज्यपाल भी याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। वहीं पर अगर बात की जाए फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 19वीं वार्षिक सूची, तो प्रथम रैंक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन रहे। 36वें स्थान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, तो यहाँ पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो प्रथम रैंक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन का है। और भारत में नंबर 1 पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग इनकी है 36। इस सूची में अन्य भारतीय भी शामिल हैं, जैसे कि रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCLTech की चेयरपर्सन है, माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष, शोभा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, किरण मजूमदार शाह कार्यकारी अध्यक्ष और बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक, फाल्गुनी संजय नायर नायका की संस्थापक और CEO। तो आपसे जो पूछा जाना है फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत में जो शामिल नंबर 1 पर है निर्मला सीतारमण। ऑल ओवर रैंकिंग इनकी 36 है, जबकि पहली जो रैंक है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन की है। अगली रिपोर्ट है अति महत्वपूर्ण है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार 2016 में शुरू किया था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो पहली बार जारी की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2016 में। 2022 रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत इंदौर जो है लगातार 6ठे वर्ष जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है।
सूरत और नवी मुंबई को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है 1 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत। वहीं पर 1 लाख से कम वाले में पंचगनी महाराष्ट्र का पहले नंबर, पाटन दूसरा है, छत्तीसगढ़ का और कराड़ महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर है। तो ये शहर हो गए। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नंबर 1, दूसरा सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में पंचगनी महाराष्ट्र के नंबर 1, पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरा है और कराड़ महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर है। वहीं पर 100 ULB से अधिक वाले श्रेणी में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य रहा है और 100 ULB से कम वाली श्रेणी में त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राज्य रहा है। इंदौर ने भारत के पहले 7 सितारा कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति और मजबूत किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार है और यह 2018 से जो है दिया जा रहा है। SSG सर्वेक्षण यानी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग है जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रबंध किया गया है, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किसका है? तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। समग्र स्कोर के आधार पर शीर्ष रहे जिले और राज्य दिए हैं। बड़े राज्यों में देखेंगे यानी जनसंख्या जिसकी 30 लाख से अधिक है, तो यहाँ पर तेलंगाना जो है नंबर 1 है और हरियाणा दूसरे नंबर पर है, जबकि तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। वहीं छोटे राज्य यानी जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम की है तो अंडमान ने टॉप किया है। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली दूसरे पर है, तीसरे पर सिक्किम है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में है। स्टेट में देखेंगे तेलंगाना नंबर 1, बड़े राज्यों में हरियाणा दूसरा, तमिलनाडु तीसरा है। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार दूसरा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली तीसरा है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अगर जिलों की बात करोगे तो भारत की 3 जिले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। भिवानी जिला हरियाणा का नंबर 1, जगतियाल तेलंगाना का दूसरे नंबर पर और निजामाबाद तेलंगाना का तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में पश्चिमी अंचल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 24 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। सर्वेक्षण के 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। 3R यानी 3 यहाँ पर R का मतलब पहला रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल और तीसरा रीयूज है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों के तीसरे दौर की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम पुरस्कार मिला है वह किसको? उत्तर प्रदेश को। वहीं पर राजस्थान दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो प्रथम राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। दूसरा यानी प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वह राजस्थान को मिला है, तीसरा तमिलनाडु को। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार पाने वाला डिस्ट्रिक्ट है वह है मुजफ्फरनगर। अगला है 2021 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार। 2021 PMAYU पुरस्कार राजकोट गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए। 2021 पुरस्कार इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है। इसमें 100 डेज चैलेंज 21 जून से 30 सितंबर 2021 के बीच चला। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2021 का जो पुरस्कार है इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। 2019 के पुरस्कारों के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश थे। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा। इसने 2019 के लिए भी पुरस्कार जीता था। जम्मू कश्मीर, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो 2021 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु रहा है। वहीं पर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जम्मू कश्मीर, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव रहे हैं। अगला है भारत में 5G की सेवा की शुरुआत है। तो जियो और एयरटेल दोनों चरणबद्ध तरीके से शहरों में 5G नेटवर्क का फैलाव कर रहे हैं।
प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 नया डिजिटल यूनिवर्स विषय के साथ आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो भारत में 5G की सेवा की शुरुआत एयरटेल और जियो कर रहे हैं। इनका फैलाव नेटवर्कों का चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में रहा है। इसका जो विषय रहा वो नया डिजिटल यूनिवर्स। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगला है इंडिया एनर्जी वीक 2023। इंडिया एनर्जी वीक 2023 कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है। इस दौरान E20 ईंधन लॉन्च किया गया। E20 का मतलब है कि ईंधन में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। E20 ईंधन लॉन्च का मतलब, E20 ईंधन का मतलब होता है कि 20% उसमें इथेनॉल होगा जबकि 80% पेट्रोल है। स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरे। स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी 2023 में भारत में 115 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न एक शब्द है जिसका उपयोग उद्यम पूंजी उद्योग में 1 बिलियन से अधिक मूल्य के साथ एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अमेरिका पहला सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप धारक है और चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं पर अपना प्यारा भारत तीसरे स्थान पर है। तो स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर, पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है। तो भारत का स्थान जो है वो तीसरे पर 115 यूनिकॉर्न है। अगला है गुजरात के मोरबी में हैंगिंग ब्रिज ढहा। तो जो ढह गया उसकी बात की जा रही। झुलटो पुल। झुलटो पुल एक पैदल यात्री निलंबन पुल है जिसका उद्घाटन 1879 ईस्वी में मोरबी के ठाकुर साहिब सर राव जी के इस्तीफे के दौरान किया गया था। 233 मीटर तक फैला हुआ पुल मच्छू नदी पर, किस नदी पर? मच्छू नदी पर है मोरबी पुल, जो कच्छ के छोटे रण में स्थित है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1879 में। अगला है वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर है। तो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में इंडिया का स्थान कौन सा है? 54वां है, 54वें स्थान पर है। और यह रिपोर्ट यानी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात 2021 में भारत से आउटबाउंड पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में शीर्ष 2 राज्य थे, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में शीर्ष 2 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष है, लेकिन किसमें? घरेलू पर्यटक यात्राओं में। जबकि विदेशी में कौन सा है? महाराष्ट्र तमिलनाडु है और घरेलू में तमिलनाडु है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। तो ये शीर्ष हैं। आगे भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। भारत के परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन का हिस्सा GVA के 3.06% है। रेलवे का हिस्सा 0.74%, हवाई परिवहन का 0.1% और जल परिवहन 0.08% था। सबसे अधिक NH नेटवर्क महाराष्ट्र, सबसे अधिक NH नेटवर्क जो है सबसे पहले पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर यूपी का है, तीसरे पर राजस्थान का नंबर। तो नेशनल हाईवे नेटवर्क यहाँ पर की बात की जा रही, सबसे अधिक कहाँ पर? महाराष्ट्र नेटवर्क में, इसके बाद यूपी दूसरे पर और तीसरे पर राजस्थान है। तो भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 रिपोर्ट क्या है कि भारत का जो परिवहन क्षेत्र है, तो परिवहन क्षेत्र में जो सड़क परिवहन का हिस्सा है GVA का 3.06% है। रेलवे का हिस्सा 0.74%, हवाई परिवहन का है, जल परिवहन का है। और सबसे अधिक नेशनल हाईवे जो नेटवर्क है वो महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरा यूपी है। तो यूपी का स्थान दूसरा है नेशनल हाईवे नेटवर्क में, तीसरे पर राजस्थान है। समानता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो श्री रामानुजाचार्य से संबंधित हैदराबाद तेलंगाना में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है यह 216 फीट ऊंची मूर्ति है। यह 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और दस्ता का संयोजन है। तो इन 5 संयोजनों से बनी यह समानता की मूर्ति 216 फीट ऊंची है।
कहाँ पर? हैदराबाद की तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। अगला है समृद्धि की मूर्ति बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिसर। समृद्धि की मूर्ति तो ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिसर में है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 108 ऊंची फीट है। कितने? 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 98 टन कांस्य है, 120 टन स्टील के साथ बनाया गया है। इस मूर्ति की परिकल्पना राम बी सुतार द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी क्यूरेट किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ समृद्धि यहाँ पर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में है। किसका है ये? तो नाद प्रभु कैंपगौड़ा है। 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 98 टन कांस्य है, तो 120 टन इसमें स्टील के साथ इसको बनाया गया है। बनाने वाले परिकल्पना कौन है? तो राम बी सुतार, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी थे। अगला है विश्वास की मूर्ति, तो भगवान शिव की है, नाथ द्वारा राजस्थान में है। तो गणेश टेकरी पर्वत पर बनाया गया है विश्वास की मूर्ति। भगवान शिव की मूर्ति की ऊंचाई 369 फीट है, जो कि मीटर में देखेंगे 112.47 मीटर है। मूर्तिकार इसको किन्होंने? नरेश कुमार ने भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की है। मूर्ति को ध्यान मुद्रा में बनाया गया है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव जी की, 200 जो कि 369 फीट ऊंची है। कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजस्थान में। अगला है महाकाल लोक परियोजना। महाकाल लोक परियोजना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश की उज्जैन में। महाकाल से आप उज्जैन चले ही जाएंगे, तो उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आकार से 4 गुना है। तो इसका कॉरिडोर क्या है? जो काशी वाराणसी का है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आकार से 4 गुना है। अगला है लक्षद्वीप में कदमत बीच और थुंडी बीच को मिला ब्लू फ्लैग टैग। यह पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद देश में ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है। किसको दिया गया है? लक्षद्वीप में कदमत बीच को और थुंडी बीच को। ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है? यह ब्लू फ्लैग एक स्वैच्छिक टैग है जो स्वच्छ सुविधाओं के साथ पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है। यह डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन या FEE द्वारा ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है, हाल ही में ब्लू फ्लैग टैग जो दिया गया है लक्षद्वीप कदमत बीच को, इसी के साथ प्राप्त करने वाले ब्लू टैग जो है ब्लू फ्लैग टैग, इसी तटों की संख्या 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग टैग क्या है इसको याद रखना है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो इस टैग प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगला है परियोजना मौसम, जो कि संस्कृति मंत्रालय का 2014 दोहा कतर में लॉन्च किया गया था। परियोजना मौसम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं की समझ बढ़ सके। हाल ही में नई दिल्ली में मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। मौसम परियोजना जो मौसम है यह लागू यानी इसको लॉन्च कब किया गया था? यह दोहा कतर में 2014 में। संस्कृति मंत्रालय संबंधित मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। 12वां डेफएक्सपो है। 12वां डेफएक्सपो 2022 कहाँ पर? गुजरात के गांधी नगर में आयोजित किया गया है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है हर दूसरे वर्ष। इसका विषय क्या था? तो पाथ टू प्राइड। विषय क्या रहा है? पाथ टू प्राइड। 11वां डेफएक्सपो फरवरी 2022 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस बार कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। विषय क्या है? याद रखिएगा थीम पाथ टू प्राइड। आगे मुख्य हाइलाइट्स देखते हैं। तो डेफएक्सपो 2022 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और वर्ष 2025 तक 5 अरब डॉलर निर्यात को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पहली बार यह कार्यक्रम 4 स्थान प्रारूप में आयोजित किया गया है। यह विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए पहला संस्करण है। पहली बार इन्वेस्ट फॉर डिफेंस रक्षा मंत्रालय का पहला प्रमुख आयोजन रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है। पहली बार राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को इस आयोजन में मंडप स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का दूसरा संस्करण 18 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर गुजरात में डेफएक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। हिंद महासागर क्षेत्र प्लस IOR इंडियन ओशियन रीजन प्लस सम्मेलन भी 19 अक्टूबर 2022 को हुआ।
अगला है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले, कहाँ पर? लद्दाख में। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले किसके भीतर है? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले लद्दाख में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर? चांगथांग। अगला है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का प्रारंभ। इसे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इस केंद्र की स्थापना में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण पारादीप, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण थूथुकुडी और कोचीन शिपयार्ड कोची केरल ने सहयोग प्रदान किया है। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। 3-2 बहुमत फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षा प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों के लिए 10% कोटा बरकरार रखा। 10% आरक्षण लोगों के लिए लागू है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा 50% आरक्षण के तहत कवर नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा है? तो 124वें संशोधन विधेयक के तहत 10% कोटा बनाया गया था। इस संशोधन विधेयक ने 103वीं संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले लिया, जिसे 12 फरवरी 2019 को अधिनियमित किया गया। तो संविधान संशोधन अगर पूछा जाता है तो 103वां संविधान संशोधन होगा। अगर बिल पूछा जाता है अमेंडमेंट बिल तो 124वां होगा। EWS 10% आरक्षण का। अगला है धर्मशाला घोषणा पत्र 2022। यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया और इसे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया गया। यह 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की योजना की पुष्टि करती है। यह भारत के पर्यटन को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है और 2047 में इस क्षेत्र द्वारा $1 ट्रिलियन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, जिसने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 4 स्तंभों यानी नई प्रक्रियाओं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र और नई मानसिकता पर आधारित है, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है? 25 सितंबर 2014 और ये 4 स्तंभों पर आधारित है। नई प्रक्रिया, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र और नई मानसिकता। मेक इन इंडिया के मुख्य उपलब्धियां हैं। भारत में FDI प्रवाह 2014 से 15 में 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2021-22 में 83.6 बिलियन डॉलर के साथ अब तक का सबसे अधिक FDI प्राप्त होने की संभावना है। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में 2020-21 में लॉन्च किया गया था। एक जिला एक उत्पाद पहल मेक इन इंडिया विजन की एक और अभिव्यक्ति है। अगला है हर घर जल। बुरहानपुर कहाँ? MP। तो MP में बुरहानपुर में जो है हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला बना है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? बुरहानपुर है। तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला बन गया है। अगस्त 2022 में गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, जबकि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। तो हर घर जल योजना जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। पहला जिला कौन सा है हर घर जल प्रमाणित वाला? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। राज्य कौन सा होगा? गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में सभी घरों को 2024 तक तो हर घर से नल से जल का जो टारगेट है, भारत सरकार का लक्ष्य है, वो कब तक? 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करने की कल्पना की गई है। यह अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन ने 11 करोड़ नल जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया है। मिशन पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला है राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र। 11 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कर दिया है।
यह संस्थान जोका पश्चिम बंगाल में 8.72 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। संस्थान का उद्घाटन दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विकट परिस्थितियों में बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करना है। अगला है देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। भारतीय सेना उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में जसवंत सिंह ग्राउंड में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बना रही है, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी 2023 को प्रधान यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर, तो याद रखिएगा देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो बनाया जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस पद का सृजन 15 अगस्त 2019 को किया गया था। पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 जनवरी 2020 को पूर्व सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था। बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। योग्यता मानदंडों में परिवर्तन। एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के रूप में सेवारत है या एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद पर सेवानिवृत्त हुआ है लेकिन अपनी नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उसे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो योग्यता के मानदंडों में परिवर्तन किया गया है। अगर चीफ ऑफ डिफेंस जो है किसी को बनना है तो वह एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के रूप में सेवारत है या एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद पर सेवानिवृत्त हुआ है लेकिन अपनी नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की, उसे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही CDS पद के लिए आयु जो सीमा है वह 65 वर्ष है, जबकि सेना प्रमुख के लिए यह 3 साल का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु है। अगला है उत्तर प्रदेश में बनेगा भारत का 33वां हाथी रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। तो हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो दुधवा पीलीभीत जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा। हाथी परियोजना क्या, तो यह हाथियों उनकी आवासों और गलियारों की रक्षा के उद्देश्य से 1912 में केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। तो हाथी परियोजना कब की, 1992। हाथी गणना 2017 के अनुसार हाथियों की सबसे जो अधिक संख्या है वह कर्नाटक में है, दूसरा नंबर असम है, तीसरे नंबर पर केरल है। अन्य पहल है कि हाथियों की अवैध हत्याओं की निगरानी के लिए पहल कौन सी है, माइक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा भारत का 33वां हाथी रिजर्व। तो भारत में 33 हाथी रिजर्व हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में दूसरा हाथी रिजर्व होगा तराई का। तो तराई हाथी रिजर्व है जो कि दुधवा पीलीभीत रीजन में होगा। और तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में जो पहला टाइगर रिजर्व है वह है शिवालिक हाथी रिजर्व। माफ कीजिएगा, टाइगर नहीं, हाथी एलिफेंट रिजर्व। तो पहला कौन सा है, शिवालिक हाथी रिजर्व है जो कि आपके बिजनौर और सहारनपुर में जो है वो फैला हुआ है, जबकि वाला पीलीभीत तो दुधवा रीजन में फैला होगा तराई हाथी रिजर्व। उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा भारत का 33वां। आगे देखते हैं, एक राष्ट्र एक उर्वरक। भारत उर्वरक की खपत करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो उर्वरक खपत करने वाला भारत कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह उर्वरक सामग्री का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी है। तो उर्वरक सामग्री का सबसे बड़ा आयातक है और उर्वरक खपत करने वाला दूसरा सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ भी किया गया। अगला है सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारत सरकार का समझौता ज्ञापन। तो माइक्रोसॉफ्ट तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने समझौता के साथ किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला है गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन को कटरा में आयोजित किया गया जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक शहर है। यह संयुक्त रूप से प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। इस वर्ष के ENCEG का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना है।
अगला है चिनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट। यह एक स्टील और कंक्रीट आर्क ब्रिज है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच किया गया है। यह चिनाब नदी पर 362 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पर? चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि 362 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। इस रेल लिंक परियोजना को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका गंगा विलास क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यम्बी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यम्बी गंगा विलास, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की अपनी सबसे लंबी नदी यात्रा 27 नदी प्रणालियों को कवर किया, यानी 3200 किलोमीटर। तो गंगा विलास क्रूज है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यम्बी गंगा। तो उत्तर प्रदेश वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असमगढ़ के डिब्रूगढ़ तक। अगला है आपका यूनेस्को की अस्थायी सूची। इस सूची में 3 नए स्थल, गुजरात का वडनगर शहर, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, तो मोढेरा भी कहाँ पर है आपका? गुजरात में, और त्रिपुरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों वाला ऊनाकोटी शहर को जोड़ा गया है। तो अस्थायी सूची में कौन है? 3 स्थल भारत की, गुजरात का वडनगर शहर और मोढेरा है। तो वडनगर शहर हो गया, और मोढेरा में जो प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर है इसको, और त्रिपुरा में चट्टानों को काटकर जो बनाई गई मूर्ति वाला ऊनाकोटी शहर है, इसको जोड़ा गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन करने के लिए विचार करने का इरादा रखती है। अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 52 स्थल हैं। कितने? 52। तो 3 नए स्थल जो जुड़े हैं, गुजरात का वडनगर शहर होगा, मोढेरा में प्रतिष्ठित जो सूर्य मंदिर है, साथ ही जो त्रिपुरा में है क्या? चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्ति वाला ऊनाकोटी शहर। अगला है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022। मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार किसने जीता है? तो मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने। संग्रहालय 1922 ईस्वी में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है सामाजिक प्रगति सूचकांक। प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान द्वारा हाल ही में जारी राज्यों तथा जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत SPI स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को रैंक करता है। तो आइए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है टियर 1 है। तो टियर 1 में पुद्दुचेरी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, पानी तथा स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण उच्चतम स्कोर किया है। वहीं पर लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। टियर 6 में असम, झारखंड और बिहार ने भारत में सबसे कम स्कोर किया है। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेस 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई है। तो वंदे भारत 2 कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा? तो यह गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई है। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रही 2019 ईस्वी में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर शुरू की गई थी। दक्षिण की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है मैसूर और चेन्नई के बीच चलाई गई है। तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रही है वह 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर शुरू की गई थी। और दक्षिण भारत की अगर पूछा जाता पहली भारत, तो वो है मैसूर और चेन्नई के बीच चलाई गई। वंदे भारत एक्सप्रेस 2 का जो हरी झंडी दिखाई गई है यह गांधीनगर स्टेशन से मुंबई के लिए। आगे अगला है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट असम में चालू हुआ। ऑल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर प्रतिदिन 10 किलोग्राम की स्थापित क्षमता के साथ भारत का पहला
99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया है। तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर? जोरहाट, असम में चालू हुआ है और ये OICL ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये प्लांट जो है वो चालू किया गया है। आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग भारत में पहली बार है। 3 जनवरी 2023 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड के साथ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। तो आप पिछले में करके आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है भूल जाने का अधिकार। क्या है दोस्त? भूल जाने का अधिकार। गोपनीयता के अधिकार के हिस्से के रूप में भूल जाने के अधिकार को भी मान्यता दिया गया है। तो राइट टू प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी की तरह ही भूल जाने के अधिकार को भी आर्टिकल 19 के तहत ही दर्जा दे दिया गया। भूल जाने का अधिकार व्यक्तियों को, संगठनों को अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने के लिए कहने का अधिकार देता है। तो भूल जाने का अधिकार मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति या संगठन को अपने व्यक्तिगत डाटा को हटाने के लिए कहने का अधिकार देता है ना, भूल जाने का अधिकार। तो आर्टिकल कौन सा आएगा? 21। जैसे कि प्राइवेसी का है, इसी तरह यहाँ पर भूल जाने का भी। निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो है वो KS पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के फैसले 2017, जो कि 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्सा है। अगला है दोस्त पाणिनि कोड, एक 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली। भारतीय PhD छात्र ऋषिराज पोपा। कौन? ऋषिराज पोपा, जो कि एक PhD छात्र हैं। इन्होंने पाणिनि कोड हल किया। कौन सा? पाणिनि कोड हल किया। उन्होंने इन पाणिनि बी ट्रस्ट अष्टाध्यायी में नियम संघर्ष समाधान के लिए एल्गोरिदम की खोज शीर्षक से एक थीसिस जारी की है। तो पाणिनि कोड को हल करने वाले कौन है? एक भारतीय PhD छात्र ऋषिराज पोपा है। 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली है। अगला है आपका कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि आप जानते हो, पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, भाषा शास्त्री और व्याकरणविद हैं। अष्टाध्यायी के आप लेखक आप पढ़ते हो पाणिनि। वह भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे और उन्हें पहला वर्णनात्मक भाषाविद माना जाता है। पश्चिमी विद्वान उन्हें भाषाविदों के पिता के रूप में मानते हैं। अगला है कर्तव्य पथ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच सड़क कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लान का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है ताकि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के अवशेषों को हटाया जा सके। अगला है उद्यान उत्सव 2023। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन का उद्घाटन किया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। अगला है ऑपरेशन आग। केरल पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन आग के तहत 2507 गैंगस्टरों का सफाया किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगौड़ों को गिरफ्तार करना था। तो ऑपरेशन आग का संबंध किससे है? तो यह केरल पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य जो केरल में चल रही असामाजिक गतिविधि इनको रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगौड़ों को गिरफ्तार करना था। अगला है ऑपरेशन गियर बॉक्स। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया यह ऑपरेशन है ऑपरेशन गियर बॉक्स। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा ये समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से हीरोइन की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन है गियर बॉक्स DRI के द्वारा। अगला है ऑपरेशन मेघचक्र। तो ऑपरेशन मेघचक्र किसका है? CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया है। तो ऑपरेशन मेघचक्र किसका है? CBI का है। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया गया है। अगला है जलदूत ऐप ई ब्रोशर। जलदूत ऐप ई ब्रोशर इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भू जल स्तर को बेहतर तरीके से बढ़ाना। जलदूत ऐप है ई ब्रोशर। तो भूजल स्तर को बेहतर तरीके से बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला फैक्ट है भारत गौरव ट्रेन से संबंधित। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार नवंबर 2021 में घोषणा की गई थी। यह पहल घरेलू पर्यटन
को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार ने शुरू की गई थी। दक्षिण रेलवे भारत गौरव ट्रेनों के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला क्षेत्र बन गया। तो भारत गौरव ट्रेनों के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला क्षेत्र कौन बन गया? दक्षिण रेलवे। अगला है इंपॉर्टेंट तथ्य है कि लद्दाख में देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। कहाँ? लद्दाख में। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे अधिक है 1104। लद्दाख के बाद है अरुणाचल प्रदेश 1100, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख का है 1104, अरुणाचल प्रदेश का है 1011, यानी 1104 हो गया लद्दाख का, 1011 जो है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 984 है, त्रिपुरा का है 974 और केरल का 969 का स्थान है। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लद्दाख जाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार है, और इसमें लद्दाख जो है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और यहीं पर सबसे अधिक जो है वो राज्य पूछा जाए, राज्य अथवा केंद्र शासित में तो लद्दाख होगा सबसे अधिक 1104। वहीं पर अगर केवल राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 1011 सबसे अधिक है राज्यों में। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरे पर त्रिपुरा राज्य है, और तीसरे पर केरल का स्थान है। जबकि अकॉर्डिंग टू सेंसस देखोगे 2011 से तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वो केरल का है। लेकिन अब जो रिपोर्ट है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार है, तो लद्दाख नंबर 1, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा त्रिपुरा है और केरल है। फिर अगला है आपका 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत शहर और कस्बे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनके शहरी जंगलों तथा पेड़ों को ठीक से बनाए रखा जाए। अगला है आपका गणतंत्र दिवस परेड 2023। उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की झांकी घोषित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी घोषित किया गया है राज्य अथवा केंद्र प्रदेश में देखेंगे तो उत्तराखंड की। गुजरात की झांकी ने माईजीओवी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पब्लिक पोल जीता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को मंत्रालय विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना की मार्चिंग दस्ते को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। तो पहले आप सर्वश्रेष्ठ झांकी देखते थे कि यूपी का, लेकिन इस बार उत्तराखंड है। अगला फैक्ट है इसरो ने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसरो ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता किसके साथ किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है। समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी उपकरणों, प्लेटफॉर्मों, बाजार समर्थन और मेंटरशिप के साथ देश भर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। आदि शौर्य पर्व। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आदि शौर्य जो पर्व है रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अगला है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां जो संस्करण है जनवरी के अंत में संपन्न हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 8 शहरों में इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। इस आयोजन में पहली बार कयाकिंग और कैनोइंग को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। मेडल टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर संपन्न हुआ? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। अगला है यूविन प्लेटफॉर्म है। यूविन जो प्लेटफॉर्म है या कोविन की प्रतिकृति है
कोविन नागरिकों को कोविड वैक्सीन देने में भारत की रीढ़ की हड्डी रही है। यूविन गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के विवरण को पंजीकृत करने के लिए एक मंच है। तो यूविन प्लेटफॉर्म किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के विवरण को पंजीकृत करने के लिए एक मंच है। गर्भावस्था के बाद यह प्लेटफॉर्म जन्म के समय की खुराक की गणना करेगा। अगला है, गरुड़ एरोस्पेस और यूनियन बैंक ने ड्रोन के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन मिला है। गरुड़ एरोस्पेस 1 लाख युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गरुड़ एरोस्पेस को कृषि के क्षेत्र में किसान केंद्रित उत्पाद प्रदान करने में मदद करेगा। तो किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को ऋण मिला है। गरुड़ एरोस्पेस 1 लाख युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गरुड़ एरोस्पेस को कृषि के क्षेत्र में किसान केंद्रित उत्पाद प्रदान करने में मदद करेगा। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम जो दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों को सदस्यों के एक साथ लाता है। इस वर्ष का सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में इंदौर में आयोजित हुआ है। तो भारतीय प्रवासी दिवस इंपॉर्टेंट है। 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। थीम अति महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या है? तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार थी। तो अति महत्वपूर्ण है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है पीसीएस के लिए, तो अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल मैगजीन जो है बनाई गई है IAS के द्वारा। तो भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्त? इंदौर, मध्य प्रदेश में। थीम क्या रही? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये थीम अति महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ने एनटीपीसी कवास टाउनशिप सूरत की पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसने शुरू की है? यह एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड। कहां पर? गुजरात में, सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में। सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो एनटीपीसी लिमिटेड प्लस गुजरात गैस लिमिटेड। कहां पर होगा? तो गुजरात गैस लिमिटेड है, यानी सूरत में। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी। पश्चिमी भारत के राज्य राजस्थान ने 66 साल के अंतराल के बाद 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की मेजबानी किया है। यह कार्यक्रम पाली जिले के रोहट में संपन्न हुआ है। तो नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहां पर? यह राजस्थान में, पाली जिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला है कालसा बंदूरी नाला परियोजना। कालसा बंदूरी नाला परियोजना कर्नाटक द्वारा महादई नदी पर कालसा बंदूरी परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा की गई है। तो कर्नाटक राज्य होगा कालसा बंदूरी नाला परियोजना से संबंधित, और किस नदी पर? तो महादई नदी है। कौन सी नदी है? महादई नदी पर होगी कालसा बंदूरी परियोजना। परियोजना में महादई की सहायक नदियों में कालसा बंदूरी धाराओं के खिलाफ बैराज का निर्माण शामिल है, ताकि पानी को कर्नाटका के सूखाग्रस्त जिलों की ओर मोड़ा जा सके। अगला फैक्ट है उदय आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ता भारत। 3 जनवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइज आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ते भारत पर राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ भाग लिया है। इसे राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित किया गया। उदय आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ता भारत। तो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है राइज आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ते भारत पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया, और ये राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित किया गया। अगला है अनुच्छेद 19 के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है? अनुच्छेद 19 के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
4-1 के बहुमत के फैसले में अदालत की संविधान पीठ ने कहा है कि एक व्यक्ति न केवल सरकार के खिलाफ बल्कि अन्य नागरिकों के खिलाफ भी इस अधिकार को लागू करने की मांग कर सकता है। यह फैसला बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के आधार पर विस्तार करता है। तो आर्टिकल 19 क्या है आपकी संविधान में? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी में 2017 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें नव न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है। निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था। तो इसमें आर्टिकल 19 के दायरे पर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि एक व्यक्ति केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि अन्य नागरिकों के खिलाफ भी इस अधिकार को लागू करने की मांग कर सकता है। तो आर्टिकल 19 आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो आर्टिकल 19 है, सब आर्टिकल 1, और इसमें क्लॉज आपको ए मिलेगा, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं होगा, जी हो जाएगा। तो ए में आपसे क्या कहा गया है कि जो सिटीजन है इंडियन, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का होगा। 6 बातें हैं। दूसरा जो है वो असेंबली की, यानी पीसफुल, आप शांतिपूर्ण ढंग से जो है आप सभा कर सकते हैं, तो असेंबली का हो गया। एसोसिएशन या यूनियन की बात की गई है, यूनियन बना सकते हो आप, है ना। और 3 स्वतंत्रता हो गई। चौथी बात क्या कही गई? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया है तो वहाँ पर आप नहीं घूम सकते हैं, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया आप घूम सकते हैं। तो फ्री आप जो है वो मूव कर सकते। इसके बाद आप कोई भी जो है प्रोफेशन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई बिजनेस आप ऑक्यूपेशन जो है ना, तो ये हो जाएगा आपका संबंधित बिजनेस से, ऑक्यूपेशन से। और छठवां जो स्वतंत्रता है वो हो जाएगा आपका कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। तो इसमें जो क्लॉज है आपको देखना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, असेंबली का है, एसोसिएशन, यूनियन हो जाएगा। फ्रीली आप मूव कर सकते हैं कहीं भी पूरे इंडिया में। और ई में जो है आपका हो जाता है सेटल्ड, का इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं। और जी में आपका प्रोफेशन की बात की जाती है। तो 6 तरह की स्वतंत्रता है। और इसी में जो क्लॉज आपका सी है, इसी में यूनियन जो एसोसिएशन ऑफ या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन की भी बात यहीं पर कर दी गई है। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज कौन सा है? सी। तो इस तरह से बातें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला है AIM UNDP युवा कंपनी लैब युवा उद्यमियों के लिए प्रयोगशाला। AIM अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया ने संयुक्त रूप से 15 दिसंबर 2022 को यूथ को लैब के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। तो यूथ को लैब 5वें का संस्करण का जो शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP के द्वारा। यूथ कंपनी लैब को 2017 में UNDP और सिटी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। अगला है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस परियोजना को विकसित करने वाला प्राधिकरण नीति आयोग है। इसे ANIIDCO अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना का लागत मूल्य 75,000 करोड़ रुपए है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, इसको विकसित करने वाला जो प्राधिकरण है वो कौन है? तो नीति आयोग। अगला है आपका मुख्य चुनाव आयुक्तों के छोटे कार्यकाल पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मुख्य चुनाव आयुक्तों के छोटे कार्यकाल पर? शीर्ष अदालत ने कहा है कि CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 1950 के दशक में 8 साल से घटकर 2004 के बाद केवल कुछ 100 दिनों रह गया है। वर्ष 1950 और 1996 के बीच केवल 10 CEC नियुक्त किए गए थे। हालांकि TN शेषन यानी 6 साल का कार्यकाल पाने वाले अंतिम व्यक्ति रहे TN शेषन। इनके बाद पिछले 26 वर्षों में 15 CEC नियुक्त किए गए हैं। कानून के अनुसार CEC का एक निश्चित कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो होता है। यानी जो
कार्यकाल कम होने के कारण चुनाव पैनल की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दृष्टिकोण को लागू करने तथा चुनाव सुधार लाने में असमर्थ हैं। यह माना गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है, चुनाव पैनल में नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। हालांकि इसने इस उद्देश्य के लिए भारतीय संसद द्वारा एक कानून के अधिनियम की परिकल्पना की है। इस तरह का कानून 72 साल से अधिक समय से पारित नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले होती है कार्यकाल है कानून के अनुसार, क्योंकि आर्टिकल 324 में बताया गया है कि जो पावर होगी, कार्यकाल कितना होगा, समय होगा चुनाव आयुक्तों का, तो किस पर डिपेंड करेगा भाई, पार्लियामेंट जो कानून बना देगी उसी के हिसाब से, चाहे तो उम्र बढ़ा भी दे, है ना, या कार्यकाल का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दे पार्लियामेंट कानून पास करके। तो जो कार्यकाल कम होने के कारण क्या है, चुनाव पैनल की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ रही है, स्वतंत्रता। अब उनका 6 साल के लिए रहेंगे। अब चुनाव आयुक्त अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहें तो वो समझे कि हाँ हमको इतने टाइम तक रहना है, थोड़ा स्वतंत्रता फीलिंग कम होती है। ज़्यादा टाइम तक अगर रहें तो उनको लगे कि हाँ हमको इतने समय तक बने रहना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी मुखिया, उस पैनल में कौन कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा डिसीजन रहा। आगे देखते हैं। नई चेतना अभियान है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर पर। 25 नवंबर के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है नई चेतना अभियान। नई चेतना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी भारतीय राज्यों में शुरू किया गया एक लैंगिक अभियान है। तो नई चेतना अभियान का जो एग्जीक्यूशन होगा वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होगा सभी राज्यों में। और नई चेतना अभियान को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर है, उसी दिन इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला है, भारत ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी की। गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण 2018 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। NMFT का दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तीसरा 2020 में भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोध समिति की बैठक की मेजबानी की थी। यह पहली बार है कि UNSC-CTC सम्मेलन भारत में हुआ और यह 7वीं बार है जब इसे न्यूयॉर्क के बाहर आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित रहा है। अगला है इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया। यह पहली बार है जब भारत इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी किया है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय डिजिटल वस्तुओं को अपनाने में वृद्धि करना था। तो इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया है और यह पहली बार है जब भारत में इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी की गई है। और यह इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय डिजिटल वस्तुओं को अपनाने में वृद्धि करना। आइए कुछ शार्ट में समाचार देखते हैं। पहला है कि केरल कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में हैदराबाद को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है। हिमालयन याक को FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। खाद्य पशु के रूप में हिमालयन याक को। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दोन्यू पोलो हवाई अड्डा बन गया है। नागपुर मेट्रो ने दुनिया के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट का रिकॉर्ड बनाया है। भारत का पहला एक्वा पार्क और पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में तारिन जीरो में स्थापित किया जा रहा है। मावमुल्लुह गुफा यानी कहाँ पर है, मेघालय में है। मावमुल्लुह कौन सी, मावमुल्लुह गुफा मेघालय में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज के तहत सूचीबद्ध पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में जगह बनाई है। कौन सी गुफा है, कौन सी केव है, मावमुल्लुह, कहाँ पर, मेघालय में। तो ये जो यूनेस्को द्वारा जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज के तहत जो लिस्टेड 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में इसने जो है जगह बनाई है। अगला है कि कोचीन शिपयार्ड
कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करने हेतु समझौता किया है। कोचीन शिपयार्ड ने। 3 भारतीय शहर कौन से हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। 3 भारतीय शहर तेलंगाना की वारंगल, केरल की त्रिशूर है और नीलांबुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग शहरों की सूची 2022 में शामिल हुआ है। तो 3 भारतीय शहर हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर बाजारों में उभरे हैं। 3 भारतीय शहर तेलंगाना का वारंगल है, केरल का त्रिशूर है और नीलांबुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग शहरों की सूची में शामिल हुआ है। केरल ने अपने स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो केरल ने लंदन में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो जीता है वो किस लिए, तो अपने स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए, या अपने स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किस राज्य ने जीता है, तो केरल ने। उत्तर पूर्व का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र सिलचर असम में खोला गया है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पर, सिलचर असम में खोला गया है। अगला है कि गूगल के पर्यावरण इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा को प्रकाशित करने वाला औरंगाबाद भारत का पहला शहर बना है। गूगल के पर्यावरण इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा को प्रकाशित करने वाला भारत का कौन सा शहर पहला है, तो यह है औरंगाबाद। तेलंगाना में खोला जाने वाला वानिकी का पहला विश्वविद्यालय देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। उल्लेखनीय है कि रसिया और चाइना के पास भी वानिकी विश्वविद्यालय है। तो भारत देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो यह है तेलंगाना में। पहला 3D मुद्रित डाकघर हलासुरु बेंगलुरु में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य व्याधिशाला स्थापित की जाएगी। तो पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ, हलासुरु बेंगलुरु में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित किया गया है। उत्तराखंड में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य वेधशाला स्थापित की जाएगी। फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी। अगला फैक्ट है 17 नंबर की तिरुपति आंध्र प्रदेश को सबसे बड़ा एंथ्रोपोमार्फिक दफन स्थल घोषित किया गया है। तो सबसे बड़ा एंथ्रोपोमार्फिक दफन स्थल कहाँ घोषित किया गया है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश को। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन शुरू किया है। एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत का पहला लैवेंडर महोत्सव आयोजित किया गया। तो भारत का पहला लैवेंडर महोत्सव कहाँ महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। हैदराबाद में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। कर्नाटक के तुमकुरू में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में हुबली में श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ, कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देश को समर्पित। इससे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया, जो कि पहले शीर्ष पर था। तो दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म पहले हुआ करता था वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब यह दर्जा जो है पहला स्थान पाने वाला हो गया है कर्नाटक राज्य में हुबली में जो स्थित है श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन, और दूसरा स्थान अब गोरखपुर का हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन संचालित किया गया है। इसे रिलायंस ने अशोक लेलैंड के साथ साझेदारी में विकसित किया है। अगला है कि भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला कहाँ पर,
तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत 430 करोड़ रुपए है। अगला है कि पटियाला का पहला सैन्य साहित्य महोत्सव हाल ही में पंजाब के पटियाला शहर में संपन्न हुआ। ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगला है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर हुआ है? मुंबई में मनाया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण हाल ही में जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग पीरो पंजाल रेंज में शुरू हुआ है। अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहां पर लिथियम भंडार की खोज की है? तो जम्मू कश्मीर में। फोनपे ने सीमा पार लेन देन सुविधा शुरू की है। फोनपे का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। सीमा पार लेन देन। हाल ही में तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। स्विगी ने आपातकालीन स्थिति के मामले में अपने सक्रिय डिलीवरी अधिकारियों और उनके आश्रितों की मदद करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स तथा इसके आश्रितों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम कोटा राजस्थान में आयोजित किया गया है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पणजी गोवा में 2 दिवसीय स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन आयोजित किया है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। इसका विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अमृतकाल की ओर बढ़ना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल का। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? केरल का है कोल्लम। भारत से शांति सैनिकों की सबसे बड़ी महिला प्लाटून अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात की गई। अबेई विवाद सूडान और दक्षिण सूडान के बीच अबेई क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मार्च 2023 तक शिलांग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहां पर होगा? शिलांग मेघालय में। तो ऑनलाइन गेमिंग में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा शिलांग मेघालय में। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें यह इंटरैक्टिव कार्यक्रम रहा जो कि छात्रों, शिक्षकों और माता पिता को परीक्षा व स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में FSSAI के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाणन मिला है, जो प्रमाण आने वाला वो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न नंबर है 44। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित हॉकी स्टेडियम, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के कहां? तो राउरकेला में। केरल में दुनिया का सबसे पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय है, जो कि यह त्रावणकोर साम्राज्य के समृद्ध इतिहास की एक झलक प्रदान करता है और केरल के अतीत की हमारी समझ में अंतराल को भरने में मदद करता है। तो दुनिया का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ? केरल राज्य में, जो कि त्रावणकोर साम्राज्य की समृद्ध इतिहास की एक झलक प्रदान करता है। अगला है जल शक्ति मंत्रालय किस विषय के साथ जल पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों की सम्मेलन का आयोजन करा, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। विषय क्या था? तो जल विजन @ 2047। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार चेन्नई महिलाओं के काम करने के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर है, जिसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई का स्थान है। गोबलिन मोड़
गोबलिन मोड ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? गोबलिन मोड। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एक थिंक टैंक है जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन? व्हाट्सएप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में यम्बी गंगा विहार एक फ्लोटिंग रेस्तरां बनाया है। तो यम्बी गंगा विहार एक फ्लोटिंग रेस्तरां किसने बनाया है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के सिलचर में यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? असम के सिलचर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल पार्क कहाँ? दिल्ली में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर पुरी के पास पाया गया। यह 7वीं या 8वीं शताब्दी से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 1 से 7 मार्च 2023 तक ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रानीपुर टाइगर रिजर्व में 27 बाघों को हस्तांतरित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला जो है आप जानते हो दुधवा है, दूसरा अमनगढ़ है बिजनौर का, और तीसरा पीलीभीत का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और चौथा जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चौथा है, नया है उत्तर प्रदेश का, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन का पहला है। तो ये टाइगर जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व में 27 बाघों को हस्तांतरित किया जाएगा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 27 बाघों को हस्तांतरित किया जाएगा। किस टाइगर रिजर्व में? उत्तर प्रदेश के चौथे नए रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व में। अगला है निवहांस और हेल्प एज इंडिया संयुक्त रूप से बुजुर्गों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए सार्थक को लागू कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया जापोरिजिया और खेरसन पर कब्जा कर लिया है। तो आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है, इन 4 क्षेत्र को नाम दे सकता है कि किस कंट्री से संबंधित है। तो यह यूक्रेन के हैं। अगला है फर्स्ट टैप भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। IDFC फर्स्ट बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से हाल ही में फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक प्लस NPCI। इससे सेलफोन, पहचान पत्र, वॉलेट, टैब, एयरपॉड आदि द्वारा कुछ ही सेकंड में 5000 रुपये तक लेन देन किया जा सकता है। कितने रुपए तक? 5000 रुपये तक। अगला है भारत का पहला ग्रीन स्टील। भारत स्थित कल्याणी समूह ने कल्याणी फॉरेस्टा नामक भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया है। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कौन सा है? तो ये भारत स्थित कल्याणी समूह है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है कल्याणी फॉरेस्टा। अगला है यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज निर्धारित किया गया है। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका मतलब है कि 2 साल में एक बार आयोजित होना। तो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है मुंबई में अलजामी तुस सैफिया का नया परिसर। अलजामिया तुस सैफिया एक अरबी अकादमी जो विशेष रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय से संबंधित बच्चों की शिक्षा को पूरा करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अलजामिया तुस सैफिया के एक नए मुंबई परिसर का उद्घाटन किया है। यह भारत में इस तरह का दूसरा परिसर है। पहला परिसर 1810 में सूरत में स्थापित किया गया था।
तो पहला जो रहा 1810 में सूरत में स्थापित किया गया था। दूसरा जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये उद्घाटन किया है कहाँ पर, मुंबई में, अल जामिया सैफिया का। अल जामिया सैफिया है क्या, तो ये जो है एक अरबी अकादमी है जो विशेष रूप से दावदी बोहरा समुदाय से संबंधित बच्चों की शिक्षा को पूरा करती है। अगला वर्टिप्लेन यक्ष-3 ड्रोन है। यह टेक ईगल इनोवेशन द्वारा विकसित किया गया है, टेक ईगल इनोवेशन द्वारा डेवलप किया गया था। उत्तराखंड में एक प्रदर्शन करने के लिए वर्टिप्लेन X3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जहां इसने एम्स ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल की जिला अस्पताल में 2 किलोग्राम एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं को पहुंचाया था। तो वर्टिप्लेन X3 क्या है, एक ड्रोन है जो कि टेक ईगल इनोवेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर। भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर। भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर 2024 में दिल्ली में चालू होने की उम्मीद है। मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर भारत में पहला और एकमात्र रिंग मेट्रो कॉरिडोर होगा। तो भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर कहां पर, यह दिल्ली में 2024 में चालू होने की उम्मीद है। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। वेदांत समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन गुजरात के धोलेरा में, कहां पर, गुजरात के धोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई बनाने के लिए समझौता किया है। तो गुजरात के धोलेरा में होगी भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो कि वेदांत समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन के द्वारा। अगला है युवा संगम। युवा संगम एक पहल है जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए शुरू किया गया था, युवा संगम। अगला प्रश्न है तेलंगाना की तेजा मिर्च है। तेजा मिर्च गुंटूर मिर्च की एक उपकिस्म है। गुंटूर मिर्च की सभी किस्मों में से तेजा मिर्च सर्वश्रेष्ठ है। गुंटूर मिर्च की एक अन्य किस्में मधुबाला, वेदिकी, रोशनी, अंकुर आदि हैं। तो जो तेजा मिर्च है किस मिर्च की एक उपकिस्म है, तो गुंटूर मिर्च की। राज्य संबंधित होगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। और गुंटूर मिर्च की अन्य किस्में भी हैं, मधुबाला, वेदिकी, रोशनी, अंकुर आदि। अगला है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, ZUF। ये क्या है, यह एक विद्रोही समूह है। विद्रोही समूह है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, जिसे 2011 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार प्लस मणिपुर सरकार और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट नामक एक विद्रोही समूह द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो त्रिपक्षीय समझौता 3 पक्ष, भारत सरकार और मणिपुर की सरकार है और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट है। तो जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट हाल ही चर्चा में रहा। तो क्या है, एक विद्रोही समूह है जो कि 2011 में स्थापित किया गया था और यह जो संबंधित होगा वो मणिपुर राज्य से। अगला है बैंगनी उत्सव। तो बैंगनी उत्सव विविधता का जश्न, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया बैंगनी उत्सव भारत का अपनी तरह का पहला समावेशिता उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। भारत का अपनी तरह का पहला समावेशिता उत्सव है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 6 जनवरी 2023 गोवा में, कहाँ, गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। त्यौहार का उद्देश्य लोगों के एक साथ लाना तथा सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाना है। तो बैंगनी उत्सव जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित कहां पर किया गया है, 6 जनवरी को गोवा में। अगला है धनु यात्रा उत्सव। धनु यात्रा उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव हाल ही में उड़ीसा के बारहगढ़ में शुरू हुआ। जीवंत धनु यात्रा उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो धनु यात्रा हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य से संबंधित होगा, उत्सव है उड़ीसा राज्य। अगला है कि केंद्र ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने को मंजूरी दी। तो फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर तो औरंगाबाद का होगा छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दे दी गई है। औरंगाबाद का नाम मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत की 20वीं शताब्दी की शासक के नाम पर रखा गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार उस्मानाबाद के पास एक गुफा परिसर का नाम धाराशिव 8वीं शताब्दी का है। तो औरंगाबाद का नया नाम क्या है, छत्रपति संभाजीनगर, और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव। अगला फैक्ट है जादुई पिटारा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जादुई पिटारा का शुभारंभ किया है। यह 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक प्ले आधारित शिक्षण सामग्री है। तो जादुई पिटारा क्या है, तो यह एक शिक्षण सामग्री है, एक प्ले आधारित।
तो यह 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। यह 13 विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध 13 विभिन्न उपलब्ध है। इसे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे के तहत विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल के माध्यम से सीखना। जादुई पिटारा 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक प्ले आधारित शिक्षण सामग्री है। 13 विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगला है प्रज्वला चैलेंज। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज संपन्न किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अगला है हर स्टार्ट पहल। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी शुरुआत की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद द्वारा लागू किया गया। हर स्टार्ट का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को स्केल करने में सहायता करना है। तो हर स्टार्ट इनिशिएटिव की शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को स्केल में करने में सहायता करना है। अगला है जम्मू कश्मीर में रक्षा समितियां। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा समितियां बीडीसी नागरिकों के समूह हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों के आगमन तक हमले के मामले में आतंकवादियों से निपटने के लिए बंदूकें और गोला बारूद प्रदान किए जाते हैं। अगला है चेन्नई में भारत का पहला एमएमएलपी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड को चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का अनुबंध किया है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का अनुबंध कहां पर? चेन्नई में। तो भारत सरकार का जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, किसके साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध किया है? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है ये कहां पर? चेन्नई में। 1424 करोड़ रुपए की परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू की जाएगी, जिसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला है मोढेरा। मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है वो कौन सा है? तो यह अनुमानित रूप से 3900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना है और यह भारत का पहला ग्रिड कनेक्टेड मेगा वाट घंटे स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। तो याद रखिएगा मोढेरा, ठीक है। भारत का पहला जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो यह मोढेरा गांव है। मोढेरा गांव कहां पर होगा? तो मेहसाणा जो डिस्ट्रिक्ट होगा गुजरात का, ठीक है। अगला है रेस अक्रॉस इंडिया। रेस अक्रॉस इंडिया। रेस अक्रॉस इंडिया एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है। इसे विश्व अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एशियाई अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रदान की गई थी। इसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से शुरू किया गया है। गीता राव इस दौड़ में एकमात्र महिला प्रतिभागी हैं। वह भारत की पहली दिव्यांग सुपर रैंडन्योर हैं। कौन? गीता राव। अगला है बाहुबली। विदर्भ महाराष्ट्र में बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर बाहुबली नाम से दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। तो बाहुबली क्या है? दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है। तो कहा? विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और उच्च रिसाइकलिंग मूल्य के साथ स्टील बाधाओं के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक गोल्ड क्या है? अफीम है। ग्रीन गोल्ड क्या है? बांस है। तो बाहुबली क्या है भाई? बांस क्रैश बैरियर है जो कि स्थापित किया गया है और यह दुनिया का पहला है 200 मीटर लंबा, विदर्भ महाराष्ट्र में वाड़ी बरोरा राजमार्ग पर। बांस को आप किस नाम से जानते हो? तो ग्रीन गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी 23 पेज के साथ पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।